सुप्रीम कोर्ट में निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की खर्च सीमा तय करने की याचिका। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 1 हफ्ते के बाद होगी मामले की सुनवाई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले पर की सुनवाई। राज्य सरकारों को दी 15 दिनों की मोहलत। सभी मजदूरों का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो वही राजस्थान में कोरोना के आज 68 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या हुई 9,930, मौतों की संख्या हुई 213। तो वही दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 9 जून तक आसमान में बादल और हल्की बारिश की भविष्यवाणी की। देश के कई राज्यों में बारिश होने पर गर्मी से मिलेगी राहत। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। चलिए रुक लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों का। आज रात में चंद्र ग्रहण लगेगा। आज जो ग्रहण लग रहा है ये ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। पहला चंद्र ग्रहण जनवरी में लगा था और इस बार का चंद्र ग्रहण सामान्य से अलग लगने जा रहा है। इस बार आप चंद्र ग्रहण देख भी सकेंगे और इस दौरान खा पी भी सकेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। ये सिर्फ धुंधला सा दिखाई देगा। तो वहीं ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा। आज जो ग्रहण लग रहा है इस ग्रहण का भी प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अरुण शास्त्री, जो कि ज्योतिषाचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी न्यूज इंडिया में आपका। थैंक यू, नमस्कार जी अरुण जी, जिस तरीके से आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और तमाम शंकाएं यहाँ पर लोगों के मन में है कि किस तरीके से इसका प्रभाव आज देश में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं दूसरी तरफ लोग इसके लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि क्या इसका प्रभाव दिखेगा नहीं। या आपसे जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इससे विस्तार से बताइए। देखिए, 5 जून को जो होने वाला जो चंद्र ग्रहण है ना, वो उपछाया चंद्र ग्रहण है जी। और ये चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। किसी भी प्रकार का बदलाव इसमें देखा भी नहीं जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी के आकार का बनाएगा ये। तो इसमें क्या है कि ये देखने को चंद्रमा जो है ना, मतलब सूर्य और पृथ्वी के सामने आ जाएगा जी। तो ये मटमैला रंग का जैसा दिखेगा जी। और इसको खगोलीय दृष्टि से ही जाना जाएगा जी। सूतक का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं है ये। जी जी। अरुण जी, क्या कुछ अगर बातचीत करें महत्व की, तो ज्योतिष विद्या में क्या कुछ आज के चंद्र ग्रहण की मान्यता है? क्या कुछ इसका प्रभाव रहने वाला है? नहीं, इसका कोई भी मान्य नहीं है आज जी। ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी मान्य नहीं है जी। क्योंकि इसमें जो चंद्र ग्रहण है ना, ये है ही नहीं इस समय। ये खगोलीय दृष्टि है केवल जी। ये अरुण जी, देश देश में कई लोग इसे मान भी रहे हैं, कई लोग इसे नहीं मान रहे हैं। क्या कुछ आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे जो इसे मान रहे हैं? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहने वाला है, तो क्या कुछ संदेश यहाँ पर देशवासियों को इस बारे में देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि ये ग्रहण की श्रेणी में आता नहीं है, तो इसको किसी भी प्रकार से नहीं माने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर अरुण शास्त्री जी ने बताया कि आज का चंद्र ग्रहण है, इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में क्वारंटीन हो रहे लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। होम क्वारंटीन हो या फिर संस्थागत क्वारंटीन, दोनों ही जनपद में एक के बाद एक मौत हो रही है। बीते 1 माह के भीतर
6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी मौत पर जांच करवानी मुनासिब नहीं समझा। तो वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि जिन लोगों की क्वारंटाइन के दौरान मौत हुई है वो पहले किसी बीमारी से ग्रसित थे। सेंटरों में या क्वारंटाइन अवधि के दौरान जो एक के बाद एक मौत हो रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। इससे लगता है कि जो हमारे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं उन क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्थाएं सही नहीं है, और ये प्रशासन की व्यवस्थाओं पर एक सवाल निशान उठाते हैं कि आखिर एक के बाद एक मौतें क्यों हो रही हैं। देखा जाए तो जो अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा जो पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का वो 9 आज तक की डेट में है, और इससे कई ज़्यादा मौतें या इसके आसपास मौतें हमारे जनपद में ही क्वारंटाइन सेंटरों में या क्वारंटाइन होने की अवधि के दौरान हो गई हैं। ये गंभीर विषय है, इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए किस प्रकार से हम क्वारंटाइन सेंटरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान दें और किन प्रकार से उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। वहीं अगली खबर भी पौड़ी से है, जहां पौड़ी के मरोड़ा गांव में बिना अनुमति या लाइसेंस के जबरन स्टोन क्रैशर और खनिज सामग्री भंडारण के लिए सड़क निर्माण करने के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान चिन्हित जमीन तक पहुंचने के लिए जबरन मशीनों से खुदान निर्माण कार्य को 3 ग्राम सभाओं में आने वाले 6 गांवों के ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। इस दौरान पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों की जमकर तीखी बहस भी हुई। देखो ये लोग सारे ठीक है, हमसे कोई भी एनओसी नहीं ली, हमारे ग्राम सभा की खुली बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया और इन्होंने यहाँ रोड काटनी शुरू कर दी, हमारे गौचरान को काटना शुरू कर दिया। यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी की रोड काट दी, पीडब्ल्यूडी की रोड की एनओसी इनके पास नहीं है पीडब्ल्यूडी रोड काटने की, और इन्होंने जो है उठा करके एक माफियागिरी दिखाते हुए हम लोग जहाँ 10 गांव यहाँ से पानी के स्रोत से आच्छादित होते हैं, ये हमारा सिंचाई के लिए पूरा गधेरा जा रहा है, जहाँ से हम सिंचाई करते हैं उसको बर्बाद करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। और कैसे ये गधेरे के ऊपर जो है क्रेशर बन सकता है, कैसे जो है स्टेट हाईवे से लगा हुआ क्रेशर बन सकता है, ये तो नियम नहीं है। और नियम न होने के बावजूद भी ये पुलिसिया दम पे और ये माफियागिरी दम पे जो है ये उठा करके लोगों को धमका रहे हैं। चेतावनी मैंने इन्हें दे दिया। अच्छा, मेरा जो मेन पॉइंट था मेरा लॉ एंड ऑर्डर का है, बाकी उन्हें अनुमति मिली है, वो उन्होंने अनुमति भेजी थी मुझे कि हाँ मुझे अनुमति मिली है, लेकिन मैं सुबह तकरीबन 3.5-4 घंटे से लगातार गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी बात की आपत्ति है तो आप संबंधित विभाग से आप एसडीएम साहब के पास जाइए, वहां पर अपना पूरा पक्ष रखिए और बताइए कि जी ज़मीन क्या है, कहाँ पर क्या होना है, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या इसके जो है फोरकास्टिंग जो आप लोग कर रहे हो हमारे सामने, तो वो चीज़ वहाँ बताइए। और तब अगर जो है प्रशासन आपकी बात समझता है या आपकी बात पे जो भी वो संज्ञान लेते हैं तो पुलिस उसका जो है अक्षरशः पालन करेगी। लेकिन जब उन्हें अनुमति मिल रखी है तो आप जो है उसको मतलब अनावश्यक रूप से उस काम में बाधा डाल के गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये है सर कि ये हमारे पीने का पानी है और इससे सिंचाई भी होती है गांव में, तो यहाँ क्रेशर लगने से मतलब यही विरोध है गांव वालों का कि यहाँ से पानी वो क्रेशर न लगे यहाँ। तो वही 2015 के बाद अब 2020 में 5 साल बाद हाथियों की गणना की कवायद शुरू हो चुकी है। ये गणना 6, 7 और 8 जून को 3 चरणों में उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों सहित कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में की जाएगी। तो वही पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर ने बताया है कि हाथियों की गणना के लिए पहली बार प्रदेश के कई वन प्रभागों में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के 15 ड्रोन की भी ली जा रही है। के बाद 2020 में 5 साल बाद ये उत्तराखंड में हाथियों की गणना की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में ये गणना पूर्ण की जानी है। 6, 7 और 8 जून को 2020 को ये गणना होनी है और उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों में और साथ ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये गणना की जानी है। जो क्षेत्र है हमारे, ये मानव और हाथी के जो क्षेत्र है इसमें दोनों ओवरलैपिंग क्षेत्र है, तो एक जो मानव वन्यजीव संघर्ष की हमारा एक प्लान बन रहा है। उसके लिए जो है इस गणना की आवश्यकता भी है कि इनकी संख्या, इनके वास्तल, संवेदनशील क्षेत्र कौन से गांव है, एक विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी हम लोगों ने बनाई है। तो राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के ऐलान और
केंद्र सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को अपने उद्बोधन के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक दृढ़ संकल्प का विश्वास प्रकट किया था। उन्होंने कोविड-19 कोरोना महामारी में आपदा को अवसर में बदलते हुए हमें लोकल प्रोडक्ट, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल मार्केट को महत्व देते हुए लोकल को वोकल और वोकल से ग्लोबल का नारा भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को अपने उद्बोधन के दौरान 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास प्रकट किया था। उन्होंने हमें अवगत कराया था कि कोविड-19 कोरोना महामारी में आपदा को अवसर में बदलते हुए हमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल प्रोडक्ट को और लोकल मार्केट को महत्व देते हुए लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल स्तर पर हम जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक आह्वान करते हुए 10% जीडीपी का करीब 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी। उसके बाद में वित्त मंत्री महोदया ने 4 चरणों में जो घोषणा की, प्रथम में महत्वपूर्ण जो आत्मनिर्भरता में भूमिका निभाए गए एमएससी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया। 3 लाख करोड़ का ऋण एमएससी को बिना गारंटी के कोलैटरल फ्री मिलेगा। सिक यूनिट्स को भी 20,000 करोड़ का प्रोविजन रखते हुए उनको लोन दिया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की अपील भी की जा रही है। इसी क्रम में आज डीडवाना में भी विधायक चेतन डूडी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट की देखरेख में नेहरू पार्क में सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 पौधे लगाए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस पे जैसा कि तमाम लोग चिंतित है पर्यावरण को लेके और हालात कुछ इस कदर ख़राब रहे हैं कि लोगों को आज हर जगह पर्यावरण पे सबमिट करने पड़ रहे हैं, चाहे देश के लेवल पे हो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो। तो उसी के तहत हम लोगों ने छोटा मोटा ये प्रयास किया है। यहाँ प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं और नगर पालिका के लोग मौजूद हैं। इन्होंने मिलकर ये जो नेहरू पार्क है इसमें 200+ पेड़ लगाने का आज एक बीड़ा उठाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक मैसेज देगा, इससे लोगों के जागरूकता बढ़ेगी लोगों के बीच में। और हम लोग जो लगातार लोगों के बीच में जाते हैं वो भी ये बात रखेंगे कि पर्यावरण दिवस ही नहीं अपितु हर दिन हम लोग ये प्रयास करें तो पर्यावरण के हित में या पर्यावरण सुधार के लिए हम लोग क्या कर सकें, उसी के तहत हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश भर में संस्थागत और घरों में क्वारंटीन किए गए लोगों की संख्या घटने के बावजूद स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी लगातार सजग रहकर कोरोना के संक्रमण की स्थिति पर नजर रखे हैं। जिन लोगों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर भी घरों में क्वारंटीन किया गया है, उनके स्वास्थ्य की भी समुचित मॉनिटरिंग की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जरूरतमंद असहाय परिवारों के लोग भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की और उसमें गरीब परिवारों को जोड़ा। लेकिन जालौर जिले के चितलवाना में एक सरकारी शिक्षक पिछले 4 साल से गरीबों का गेहूं उठा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षक की पत्नी के नाम से गांव में ही राशन की दुकान है और इसी दुकान से शिक्षक के नाम से 4 साल में करीब 7.5 क्विंटल गेहूं उठाया गया है। तो राशन डील है नहीं, वो तो ग्रुप है 14 महिला का, उसके अंदर सदस्य है। तो सदस्य के अंदर महिला जो जानकार होती है वो वितरण करती है, कभी कोई करती है कभी कोई करती है, 8 दिवस से ज़्यादा वितरण करता है वो। सरकार की तरफ से ऑलरेडी हमारे पास में ऐसा एजेंडा था कि जितने भी लोग जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या वो लोग जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं सरकारी गेहूँ लेने के, उनको आइडेंटिफाई करने का। तो वो ऐसे करीब 1200 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था और करीब 15 दिन पहले ही हम लोग उनको लिस्ट से आउट कर चुके हैं। ऐसे लोगों का 15 दिन पहले ही लिस्ट से बाहर नाम निकाल के उनका गेहूँ की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो संबंधित शिक्षक की आप जो बात कर रहे हैं, चाहे वो हो चाहे वो बाकी दूसरे 1200 लोग जो कि गेहूँ लेने की डिजर्विंग नहीं थे लेकिन लिया है, उनको रिकवरी की जाएगी। हमने एक कमेटी तैयार की है, उस कमेटी के अंतर्गत
हम लोग जितने ये लोग हैं इनको किस रुपए के हिसाब से रिकवरी करनी है, वो सरकार की अपनी पूरी नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। और उनकी पत्नी जो कि राशन डीलर है आप बता रहे हैं, तो वो हमने जो इस प्रकार का लेटर संबंधित DSO को जालोर में लिख दिया है, क्योंकि वो विभाग दूसरा है तो उनके खिलाफ उनके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 2016 से लेकर के 2020 तक लगातार उनके प्रत्येक महीने का गेहूं उठाया गया। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही विभाग के द्वारा कैसे की गई? पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई या जानकारी नहीं थी? एक्चुअली जानकारी के अभाव में ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो जानकारी मिलने के बाद तो हमने सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, करीब 1200 लोगों को हमने लिस्ट से आउट किया है। गुलाबी नगरी जयपुर में लॉकडाउन में ढील देने से सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है। ऐसे हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस दिन रात अलग अलग नाके लगाकर नाकेबंदी कर रही है। शुरू हो चुका है तो ऐसे में हमने हमारे नाकाबंदी को भी रिवाइज किया है और दिन के समय हमारी 120 स्थानों पर सवेरे 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक नाकाबंदी रहती है और रात्रि 11 बजे से अगेन सवेरे 6 बजे तक इन्हीं 120 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। ये नाकाबंदी स्थान है, प्रत्येक थाने में 2-2 और उसके अलावा कमिश्नरेट स्तर से भी 48 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। तो पर्याप्त नाकाबंदी पुलिस ने लगा रखी है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो वही अगली खबर राजस्थान के 12 मांगरोल के उपखंड क्षेत्र से है, जहां कृषि उपज मंडी में लगे सरकारी तोल कांटों पर FCI द्वारा प्रतिदिन लगभग 3000 क्विंटल गेहूं की खरीद तो समर्थन मूल्य पर की जा रही है, लेकिन मंडी से गेहूं के कट्टों का उठाव समय पर नहीं होने के कारण कृषि मंडी आने वाले किसानों को अपनी उपज को तुलाने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वही राजस्थान के दातारामगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को 25 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि CMHO डॉक्टर ने बताया कि युवक करीब 1.5 महीने पहले दिल्ली से आया था। वार्ड नंबर 20 के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार युवक की ट्रैवल हिस्ट्री काफी लंबी आ रही है, जिसे लेकर अब प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वार्ड नंबर 20 में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। ये दिल्ली से आया हुआ था। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बड़ी मस्जिद के पास दाता का इलाका है। तब ब्लॉक में दाता के वार्ड नंबर 20 में एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जो कि 1 महीने पहले दिल्ली से आया था और अभी तक ये डीडवाना में अपने मामा जी के घर पे रुका हुआ था। 26 तारीख को अपनी मम्मी के साथ में यहाँ दाता में आया था। 3 तारीख को इसका सैंपल लिया गया था और आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा दिया है और मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो पॉजिटिव केस है उसको एम्बुलेंस के द्वारा सांवले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। इसके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट है उनको क्वारंटाइन सेंटर खाटू श्याम जी में शिफ्ट किया जाएगा और जिस किसी में भी ILI के सिम्टम मिलेंगे या क्लोज कॉन्टैक्ट होगा उन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। वही अगली खबर राजस्थान के 12 से है, जहां मांगरोल में अवैध बजरी खनन लगातार जारी है और अब यहां बनास की बजरी से भरे ट्रक निकलने लगे हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। पार्वती नदी से भरकर आने वाली ट्रॉलियां बनास से भरे ट्रक दिन रात कस्बे की सड़कों से गुजरते हैं, जिन्हें खनिज विभाग के नाम का कोई भी खौफ नहीं है। तो वहीं देश भर में कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि कोने कोने जाने वाली फूलों की महक अब गायब सी हो गई है। जी हां, उत्तराखंड के थल क्षेत्र में हॉलैंड के एशियाटिक और ओरिएंटल लिलियम के पुष्पों से रामगंगा नदी घाटी तो सज गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुष्प उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरे बुझ गए हैं। हाथों हाथ बिकने वाले पुष्प के खरीदारों के नहीं पहुंचने से 30 लाख के फूल पाली हाउसों में ही मुरझाने लगे हैं। रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र के करेला सहित 1 दर्जन गांव के किसानों को उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 के तहत फूलों की खेती के लिए तैयार किया गया है।
केशव जलागम के माध्यम से पिछले वर्ष ये क्षेत्र के किसानों ने फूलों की खेती शुरू की थी। लीलिम के बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं थे, जलागम वालों ने हमें इसके बारे में सिखाया और काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। इस वर्ष भी काफ़ी लोग किसान इससे जुड़े और उन्होंने लीलिम की फसल तैयार की, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये सामान जो है फूल मंडी में नहीं जा सका और हमें उम्मीद है कि इस नुकसान को भरपाई के लिए सरकार हमें कुछ हमारी मदद करेगी और हमारा संकल्प है कि हम इस व्यवसाय के जरिए उत्तराखंड की पहचान कराएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जलागम परियोजना के माध्यम से लगभग 70 किसानों के साथ लीलियम, गुलदाउदी, गेंदा आदि फसलों के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पिछले साल हमने बाजार उपलब्ध करवाया था। यहाँ पे हमारा ग्रोथ सेंटर, पुष्प ग्रोथ सेंटर हमारा सैंक्शन हुआ है नाश्ती में। तो यहाँ पे हमारी 2 सहकारिताएं इसमें काम कर रही हैं, थल और नाश्ती में दोनों सहकारिताएं हैं। तो इनके माध्यम से हमने यहाँ पे दिल्ली मंडी तक फूलों को भेजा है। इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार जल्दी बाजार किसानों को मुहैया कराया जाए। लीलियम की खेती पिछले वर्ष यहाँ पे शुरू करी गई थी थल घाटी में और 4-5 किसानों को लेके इस कार्य को प्रारंभ किया गया और इस वर्ष इस पे एक आशा थी कि इसको बड़े व्यापक रूप में किया जाएगा और मगर कोरोना महामारी के चलते बाज़ार बंद होने से किसानों को उचित बाज़ार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले वर्ष हमने फेडरेशन के लेवल पे 4.5 लाख का बिजनेस किया था फूलों से और इस वर्ष हमारा टारगेट लगभग 20 लाख के आसपास का था। तो इस वर्ष कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाया है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी अलर्ट का पूर्वानुमान सटीक साबित होता अब दिख रहा है। नैनीताल समेत उसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार बारिश ने अब लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सुबह से ही सरोवर नगरी नैनीताल को कोहरे ने अपनी आगोश में लिया है। लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए लोगों को छतरियों और दुकानों के छप्परों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में बहने वाले नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से पेड़ बहकर झील में तैरते नजर आए। तो वहीं बारिश से नैनी झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौरा के परिसर में 4 फलदार पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो वहीं केंद्र के सभी कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर फार्मासिस्ट बलवीर गोसाई ने कहा कि प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम सभी को जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण हमारी जीवन शैली का अभिशाप है। पेड़ लगाकर ही मानव और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस के मौके पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंढोरा में हम लोगों ने आज उसके फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। और फलदार वृक्षों का रोपण तो हर कोई कर देता वृक्षों का, लेकिन इनको बचाना एक बड़ी जो है वो है कि हम लोग इनको 1-2 साल तक बचाएंगे, तभी जाके ये पेड़ आगे बढ़ेंगे। ऐसी हम अपने समस्त स्टाफ से जो है ऐसी कामना करते हैं कि ये लोग जो है हमारा इन पेड़ों को बचाने में सहयोग करेंगे। आगे कितना अभियान चलेगा आपका पेड़ को? हम लोग जो है अब पूरा बरसात जो है, ये बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पे, पूरा बरसात जो है हम लोग इसमें पेड़ लगाने की फलदार पेड़ और छायादार पेड़ लगाएंगे। तो वही अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद हर क्षेत्र में लगभग काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने उत्तराखंड की 7 नदियों में आगामी 21 जून तक खनन की अनुमति राज्य सरकार को दी है, जिनमें कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी गौला, कोसी, दाबका, नंधौर सहित गढ़वाल की कई नदियां शामिल हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में शहरी क्षेत्र के बीएलओ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहरी क्षेत्र को बीएलओ ने बताया कि उन्हें ड्यूटी में रिलैक्सेशन चाहिए। जहां शहरी क्षेत्र के बूथ संख्या 69 से 81 तक बीएलओ ने बताया कि 23 मार्च 2020 से बीएलओ की ड्यूटी कोविड-19 के विभिन्न कार्यों में लगी है। जो ज्ञापन सौंपा किस संबंध में दिया? ये सर जो करणपुर शहरी क्षेत्र के बीएलओ हैं उनको नगर पालिका चुनाव के लिए प्रगणक भी नियुक्त कर दिया गया है, जबकि वो पहले से कोविड-19 की ड्यूटी लगातार 2.5 माह से दे रहे हैं। और फील्ड में जो क्वारंटाइन वगैरह करने हैं बाहर से व्यक्तियों का, उनमें भी उनकी ड्यूटी लगी है और 2-3 जगह एक साथ ये ड्यूटी कर रहे हैं पिछले लगभग 2.5 माह से। तो इस संबंध में आज
एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया कि उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए और इनको प्रगणक की ड्यूटी से मुक्त रखा। वहीं राजस्थान के बारां में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। इसी बीच बाहर से आ रहे लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है, साथ ही उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पीएससी कस्बा थाना क्षेत्र में रेड जोन से आए हुए व्यक्ति जिनमें से 23 प्रवासियों की शाहबाद से आई हुई टीम ने सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे गए और हमारी टीमें लगातार घरों का सर्वे कर रही है और स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही है। और मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।